Good morning, friends. Welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशंस ऑफ असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। असेसी की डेफिनेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दी गई है। हमने सबके साथ उनकी डेफिनेशंस के सेक्शन लिख दिए हैं, आप उनको एक बार रीड कर लेना। हर वो पर्सन जो टैक्स पे करता है या कोई सम ऑफ मनी लाइक पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करता है वो असेसी कहलाता है। अब देखिए, जो टैक्स पे करेगा वो तो असेसी है, लेकिन कोई पर्सन है उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी लेकिन उसने वो टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पे नहीं किया, तो इसलिए उस पर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो अगर उसको कोई पेनल्टी पे करनी आई तो वो पेनल्टी भी पे करने वाला पर्सन भी असेसी कहलाता है। अगर वो अपनी इनकम के लिए या किसी फ्रिंज बेनिफिट्स के लिए, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं अलाउंसेस, पर्क्स एटसेट्रा, वो कोई टैक्स पे करता है तो वो असेसी है। लेकिन अगर कोई इनकम किसी दूसरे पर्सन की है जिसके लिए वो असेसेबल है, उसके लिए अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो भी वो असेसी कहलाता है। ये कौन सा केस है? ये ऐसे केस है, मान लो एक माइनर है, माइनर की बैंक में कोई एफडी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न होता है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उसके नेचुरल गार्डियन और हम कह सकते हैं उसके पेरेंट्स की बनती है। तो इस केस में जो पेरेंट्स है वो असेसी कहलाएंगे। अगर कोई लॉस हो जाता है हमें किसी ईयर में, तो वो लॉस है जो उसके लिए भी, जिस पर्सन को वो लॉस हुआ है वो असेसी कहलाएगा। लॉसेस के केस में क्या होता है, या तो उसी ईयर की इनकम के साथ उसको सेट ऑफ कर देते हैं या उस लॉस को आगे आने वाले ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिससे उस आगे आने वाले साल की इनकम से उसको सेट ऑफ कर दिया जाता है। इसका पूरा एक चैप्टर है जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी को कोई रिफंड लेना है तो भी वो पर्सन असेसी कहलाएगा। रिफंड का केस भी एक ऐसे बन जाता है, मान लीजिए मैंने कोई एफडी बना रखी है बैंक के अंदर। अब एफडीज के केस में कैसे है, अगर एफडी पर इंटरेस्ट अप टू 40,000 तक आता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाता। लेकिन अगर 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट अर्न करता है कोई पर्सन तो बैंक उस पर 10% का टैक्स डिडक्ट कर लेता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवा देता है। और वो 10% काटने के बाद जो इंटरेस्ट बचता है वो पर्सन को पे कर दिया जाता है। अब अगर तो उसने पैन दे रखा है तो 10% का डिडक्ट किया जाता है टैक्स, लेकिन अगर उसने पैन नहीं दे रखा तो 20% का टैक्स दिया जाता है। अब मान लीजिए जिस पर्सन का वो टैक्स कट है उसका इनकम सोर्स सिर्फ वो एफडी है, मतलब उसने पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करी है वो उस इंटरेस्ट से करी है, तो उसका मान लीजिए उसको इंटरेस्ट है 50,000 का, तो उसकी पूरे ईयर की इनकम आ गई मान लो 50,000। वैसे तो उसकी इनकम टैक्स के स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आती मान लीजिए, लेकिन क्योंकि बैंक ने टैक्स जो डिडक्ट करा है वो उसको रिफंड लेना है, तो रिफंड लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो असेसी बन जाता है। अब एक पॉइंट है डीम्ड एन असेसी का। डीम्ड एन असेसी वो असेसी है जो एक्चुअल में असेसी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से वो असेसी बन जाता है। अब वो केस कैसे आ जाता है, मान लीजिए जो एक्चुअल असेसी है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसने अपनी डेथ तक उस ईयर में जितनी इनकम अर्न की है उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि डेथ हुई और जो उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो भी उसके साथ ख़त्म हो गई, तो उसके जाने के बाद उसकी इनकम के ऊपर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो टैक्स पे करते हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स डीम्ड एन असेसी बन जाते हैं। ऐसे ही एक फॉरेनर का केस मान लीजिए, फॉरेनर है, फॉरेनर ने मान लो अपनी टैक्स फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए एक एजेंट रख लिया, एक पर्सन अपॉइंट कर लिया, तो जो वो पर्सन अपॉइंट किया है जो एजेंट है वो डीम्ड एन असेसी कहलाएगा।
सेम माइनर के केस में जो उसके नेचुरल और लीगल गार्डियन है वो डीम्ड एन असेसी कहलाएंगे। अब एक पॉइंट है असेसी इन डिफॉल्ट, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देनी है वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद देनी है। अब या तो मैंने वो टैक्स डिडक्ट किए बिना ही उनको सैलरी दे दी, या मैंने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन मैंने वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो इन दोनों ही केस में मैं असेसी इन डिफॉल्ट बन जाऊंगी। एक्चुअल में देखो मेरी इनकम नहीं है, लेकिन उस इनकम के ऊपर टैक्स काटने की लाइबिलिटी मेरी थी, तो मैं असेसी इन डिफॉल्ट बन जाऊंगी। और मैं असेसी इन डिफॉल्ट तब तक रहूंगी जब तक कि वो डिफॉल्ट अमाउंट में सेटल डाउन नहीं कर देते। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिफॉल्ट करने के लिए मुझे पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाए। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को पढ़ने से पहले हम कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर को एक बार पढ़ लेते हैं। कैलेंडर ईयर 12 मंथ्स का वो पीरियड है जो 1 जनवरी को स्टार्ट होकर उसी ईयर के 31 दिसंबर पर एंड हो जाता है। और फाइनेंशियल ईयर ये भी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है जो 1 अप्रैल को शुरू होकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जाता है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स जो इनकम हम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितनी इनकम हमने अर्न करी हम उसको टोटल लगा लेते हैं, और जो टोटल इनकम आती है उसके ऊपर एग्जम्पशन, डिडक्शंस सब चार्ज करने के बाद जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर को ही कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर की एंड प्रीवियस ईयर की। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाता है। दैट मीन्स जिस ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये भी 12 मंथ्स का पीरियड है, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का सक्सीडिंग ईयर होता है। और प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम अर्न की जाती है। ये भी 12 मंथ्स का पीरियड है। तो जो प्रीवियस ईयर है वो है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, और इस इनकम के ऊपर टैक्स नेक्स्ट ईयर में लगाया जाता है, और उस नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर भी वैसे तो 12 मंथ्स का है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें 12 मंथ्स से कम का हो सकता है। वो एक्सेप्शन है न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए कोई बिजनेस 1 नवंबर को शुरू किया गया, तो उस केस में जो उसका प्रीवियस ईयर होगा वो 1 नवंबर से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर का होगा। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया 1 नवंबर 2020 में, तो इस केस में जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 1 नवंबर से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स इस पीरियड की इनकम टोटल की जाएगी और इस इनकम के ऊपर टैक्स अगले ईयर में चार्ज किया जाएगा, तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22। इसी तरह से मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने कोई ऑफिस ज्वाइन किया 15 जनवरी 2021 में, तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 15 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021। इस पीरियड में जितनी इनकम अर्न की जाएगी इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा जो इनकम टैक्स, वो नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा, जो इसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22, राइट। देखिए वैसे तो हम हर बार यही कहते हैं कि प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें इनकम अर्न करी जाती है, और उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो नेक्स्ट ईयर में लगाया जाता है जो असेसमेंट ईयर कहलाता है। लेकिन हमारी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके केस में जिस ईयर में इनकम अर्न की जाती है उसी ईयर में उसके ऊपर टैक्स भी चार्ज कर लिया जाता है। दैट मीन्स ऐसे केसेस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास
5 पॉइंट हैं, चलिए हम एक एक करके इनको रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, वो शिपिंग बिजनेस से अगर कोई भी इनकम इंडिया से अर्न कर रहा है, दैट मीन्स इंडिया के पोर्ट पर कैरेज के आने जाने पर उसको कोई इनकम अर्न हो रही है, दैट मीन्स पैसेंजर गुड्स लाइफ स्टॉक्स को लाने ले जाने पर अगर वो किसी भी टाइप की कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसको इंडियन पोर्ट को छोड़ने से पहले उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करके जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस ईयर में उसने इनकम अर्न करी उसी ईयर में उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। सेकेंड पॉइंट है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई पर्सन किसी ईयर में इंडिया को छोड़ के जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है कमिंग फ्यूचर में इंडिया में आने का, मतलब परमानेंटली सेटल होने के लिए फॉरेन में जा रहा है, तो उस ईयर में मतलब 1 अप्रैल से लेके और जिस दिन वो इंडिया को लीव करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तब तक की जितनी इनकम बनी उसके जाने से पहले उस इनकम के ऊपर जो भी इनकम टैक्स बनता है वो चार्ज कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है अगर कोई एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्टेब्लिश करी गई है और वो पर्पस के फुलफिल होते ही वो डिसॉल्व हो जाती है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस ईयर में जो उसने इनकम अर्न करी है उसके ऊपर टैक्स सेम ईयर में चार्ज कर लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कई बार क्या होता है कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के नाम से ट्रांसफ़र कर देता है और उसका मेन रीज़न उसके पीछे यही होता है कि वो अपने टैक्स को अवॉइड करना चाहता है। इस केस में भी जब इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स शुरू होती है उस दिन तक उस ईयर की जितनी भी इनकम बनती है सेम ईयर में उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकंटिन्यू होने का मतलब डिसॉल्व हो जाता है, तो उस ईयर की जितनी भी इनकम बनती है वो सेम ईयर में चार्ज कर ली जाती है। हाँ, इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहे तो सेम ईयर में चार्ज कर ले, अगर वो चाहे तो नेक्स्ट ईयर तक वेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आर एक पर्सन है जो यूएसए में परमानेंटली शिफ्ट होना चाहता है और इसके लिए वो 15 नवंबर 2020 को इंडिया छोड़ देगा। तो ऐसे में 2 पॉइंट आ जाते हैं। जो तो इनकम उसने अर्न की थी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो असेसमेंट ईयर 2020-21 में लगेगा और उसके वही रेट्स होंगे जो एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। और जो इनकम उसने 15 नवंबर 2020 तक अर्न करी, दैट मीन्स उसके जाने से पहले जो इनकम अर्न करी, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 15 नवंबर 2020 तक उसने जो इनकम अर्न करी वो सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी और उस पर जो टैक्स के रेट होंगे वो एडवांस टैक्स रेट्स लगेंगे, वही टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो जब सेम ईयर में इनकम टैक्सेबल होती है तो उस पर एडवांस टैक्स रेट्स लगते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।